पांच का पंच देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सौरभ चौधरी। सबसे पहले पांच के पंच में बात करते हैं कटरा की। जिला रियासी प्रशासन द्वारा धर्मनगरी कटरा के कुछ होटलों को कोविड केयर सेंटर्स में तब्दील किए जाने का मामला गर्माता जा रहा है। कटरा के लोगों को प्रशासन का ये आदेश फूटी आंख नहीं सुहा रहा और उन्होंने चेतावनी दी है कि वो किसी भी सूरत में इस शहर में कोविड केयर सेंटर नहीं बनने देंगे। इन लोगों ने आज इस फैसले के विरोध में प्रदर्शन तो किया, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का लिहाज भी नहीं किया गया। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उनके बार बार समझाए जाने के बावजूद भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बना पाए। आपको बताते चले कि रियासी प्रशासन कटरा के 10 होटलों सहित द्वार नवोदय विद्यालय और श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल को कोविड केयर सेंटर में बदलने का आदेश वीरवार को जारी उनकी तरफ से किया गया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि कटरा अभी तक इस महामारी से अछूता है, लिहाजा यहां सैकड़ों संदिग्धों को रखा जाना खतरे से खाली नहीं होगा। चलिए, इस वक्त हमारे साथ डीसी रियासी इंदु कमल चिप भी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आज लोग सड़कों पर उतरे, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि उन्होंने प्रदर्शन किया। उनका ये कहना था कि जिस तरीके से पूरा इलाका है, काफी घना इलाका है, क्राउडेड एरिया है, उसके बाद यहाँ पे कोविड सेंटर जो फैसिलिटी बनाई जा रही है वो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। आप बनाए बिल्कुल बनाए, पर शहर के थोड़ा बाहर बनाए। इस पर आप क्या कहेंगे? शहर के बाहर एक्चुअली क्या है कि कटरा बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है, तो शहर के बाहर कोई ऐसी फैसिलिटी को बनाने की सुविधा नहीं है जी। हमने बहुत कोशिश करी, कई स्कूल्स और पंचायत घरों में भी देखा, बट वहाँ बहुत ही तंग हैं सारे इलाके जी। तो और वो 2-2 कमरों के क्वार्टर्स हैं, तो वहाँ हमारे लिए लोगों को कंफर्टेबल रखना और हाइजीन भी ध्यान रखना थोड़ा मुश्किल आ रहा है। बट आज कोई बात नहीं, अगर कटरा वालों को नहीं पसंद आ रहा कि हम लोग जो है कोविड केयर सेंटर बनाएं, तो हम रिकंसिडर कर रहे हैं ये डिसीजन। तो मैम, इसमें उम्मीद लगाई जा सकती है कि इस पे जिस तरीके से प्रदर्शन करने लोग बाहर आए, तो इस पे अब आप एक्शन लेंगे और थोड़ा सा जहां पर ये वाला हम लोग नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, और प्रदर्शन का तो बिल्कुल मतलब ही नहीं है। अगर लोगों को नहीं पसंद तो हम कोशिश करेंगे कि वहां पर कोविड केयर सेंटर ना बने। चलिए, शुक्रिया मैम। ये लोगों की वहाँ की गुहार थी लगातार, वो यही कह रहे थे कि यहाँ से थोड़ा सा बाहर लेके जाया जाए। साथ ही साथ 1-2 प्रश्न हो रहे हैं। अगर हम जानना चाहेंगे कि अभी तक कितने ऐसे लोग हैं जो इन क्वारंटाइन सेंटर में लाए गए हैं, कटरा की बात करें, यहाँ पर रखे गए, कोई आंकड़ा मैम आपके पास? ऐसे मैं आपको एक अप्रोक्सीमेट फिगर नहीं दे सकती। तो मैम, क्योंकि कल एक तस्वीर सामने निकल कर आई थी, मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। तस्वीरों में जो क्वारंटाइन सेंटर में लोग रखे गए थे वो वहाँ से बाहर निकले, उसके बाद वहाँ पे जो आम लोग थे उन्होंने प्रशासन को कॉल किया, उसके बाद उन लोगों को वहाँ से वापस लेके जाया गया। तो मैम, ये एक चूक कहीं ना कहीं हो गई। इस पर आप किस तरीके से आगे ध्यान रखेंगे कि ऐसी चूक नहीं है, ये एक इट इज अ मिसकम्युनिकेशन। हुआ ये है कि वो मियाँ बीवी की लड़ाई है जी, और उसमें लेडी जो है नाराज होके भागने लगी और हमारा स्टाफ उसके पीछे पीछे भागा और उसको पकड़ के जो है लाया। दिस वाज नॉट अबाउट दैट, इट वाज अबाउट द सैंपल कलेक्शन। सैंपल कलेक्शन के दौरान मियाँ बीवी की लड़ाई हुई है और ये हादसा आया। ये मिसकम्युनिकेशन है। आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट। चलिए मैम, एक चीज और, अगर रियासी की बात करें तो रियासी में इस वक्त क्या सूरत हाल है, वहाँ पे परिस्थितियाँ किस तरीके से बनी हुई है? रियासी आपको पता है, हमने माता की मेहर भी रही और पूरी टीम की बहुत ज्यादा मेहनत रही कि हम लोग अभी तक सेफ हैं। और एक जो मामला सामने आया है उसके साथ जुड़े हुए जितने और हमने सैंपल्स किए वो सब नेगेटिव आए हैं। तो दुआ यही है और मेहनत पूरी यही है कि यहाँ पर कोविड जो है हमें असर ना करे। और मैम, एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे, यहाँ पर हमारे पास कुछ ये भी रिपोर्ट्स है कि लोगों को एम्बुलेंस की कहीं ना कहीं कमी हो रही है। एक फैमिली थी जो उसको पहले एम्बुलेंस मिल गई, अस्पताल में वो चले गए, पर उसके बाद जब उन्हें अस्पताल से वापस घर जाना था उसके लिए उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिली। वो जो उन्होंने पूरा रास्ता है पैदल ही तय किया, क्योंकि वो लेडी प्रेग्नेंट थी, उसने बच्चे को भी जन्म दिया। उसके बाद वो अपने घर की ओर गई, पर वो पैदल ही अपने घर की ओर से जाना पड़ा। उसके साथ उसके सास ससुर भी मौजूद थे। उन्होंने ये परेशानी बताया कि हमें एम्बुलेंस की कहीं ना कहीं कमी हो रही है, एम्बुलेंस हमें नहीं दी गई। नहीं, ये भी एक मिसकम्युनिकेशन है। 16 गाड़ियां बीएमओस के पास, अलग अलग बीएमओस के पास
एटलीस्ट इन टोटल 16 व्हीकल्स आर देयर। ये जो मामला है ये 102 व्हीकल का है, एक सर्विस है 102 और उसका कॉल सेंटर रियासी में नहीं होता जी। वो कॉल सेंटर एक कंबाइंड कॉल सेंटर। सो उस पेशेंट ने उस कॉल सेंटर पे कॉल किया और वहां पर उनका जो है कॉल थोड़ी देर तक रजिस्टर नहीं हुआ जी। हाँ, बट ये चीज दोबारा ना हो इसके लिए मैं आज खुद जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गई थी और वहां जब पूरा मामला मैंने अपने आप से इंक्वायर किया तो मुझे ये सच्चाई सामने आई। ऑल्दो मुझे पता चला कि वो, मैंने उस लेडी से भी बात, उसके ससुर से बात की और मैंने मतलब उनसे अपोलोजाइज भी किया कि ये एक बार हुआ है, दोबारा से नहीं होगा। चलिए मैम, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आपने अपना वक्त निकाला। चलिए, उधमपुर के डीसी हमारे साथ जिस तरीके से माफ़ कीजिएगा, डीसी रियासी हमारे साथ इंदु कमल चिब जुड़े थे फ़ोन लाइन पर। तमाम शिकायतें थी वहाँ पर लोगों की, जिस तरीके से लोगों ने आज प्रदर्शन किया, घर से बाहर निकलकर सोशल डिस्टेंसिंग का भी कहीं ना कहीं वहाँ पर उल्लंघन हुआ। उनका कहना था कि जो कोविड केयर फैसिलिटी बनाई जा रही है यहाँ पर, उससे शहर के सीमा के बाहर बनाया जाए, इसीलिए इन लोगों ने प्रदर्शन किया और जो प्रशासन से गुहार लगाए कि इस पर जल्द से जल्द कोई ना कोई एक्शन लिया जाए। अब डीसी रियासी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ी थी, उनका साफ साफ कहना था कि इस मामले पर ज़रूर संज्ञान लिया जाएगा और जो लोग कह रहे हैं उनकी आवाज़ ज़रूर सुनी जाएगी। चलिए बात करते हैं उधमपुर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ई पास दिए जा रहे हैं, वहीं अफसर ई पास चाहने वालों को समझाते भी हैं और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में कोई परेशानी ई पास से संबंधित लोगों को नहीं आ रही। वहीं आपातकालीन स्थिति के समय आम लोगों के लिए प्रशासन की तरफ से ई पास की व्यवस्था लगातार की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि बीते दिनों पूर्व एक महिला को प्रवास की पीड़ा होने लगी, उसे आपातकालीन स्थिति में अस्पताल में जाना था। इसी बीच महिला के परिजनों द्वारा रात को 12 बजे जिला प्रशासन के समक्ष ई पास देने की मांग की गई। वहीं समय की गंभीरता को समझते हुए प्रशासन की ओर से ऑनलाइन माध्यम से 12:05 पर उन्हें ई पास मुहैया करवा दिया गया। इसी की ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुमित शर्मा, वो आप देखिए। लॉकडाउन के चलते प्रशासन द्वारा ई पास की सेवा जो है वो शुरू की गई है, जिसका काफ़ी ज़्यादा लोग जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। आज ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ हैं। मैम, नाम बताएं अपना। सर, मेरा नाम दीप ज्योति है। मैम, आपने भी ई पास सर्विस अवेल की है, किस तरह आपको ई पास के बारे में पता चला और किस मकसद से आपने ई पास सेवा जो है वो लाभ उसका लिया? सर, सोशल सर्विस के थ्रू हमें ये ई पास का पता चला और हमने रात को ही अप्लाई किया, तो हमें ये जल्द से जल्द ये हमें मिल गया और इसका हमें बड़ा फ़ायदा हुआ। हमें रात को जाना था हॉस्पिटल, तो हमें मतलब हम आराम से हॉस्पिटल हुआ है इसकी वजह से। तो मैम, मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या आप संदेश देना चाहते हैं, इस तरह से प्रशासन लोगों की लगातार मदद कर रहा है, घरों में रह के ही उन्हें सुरक्षित रख रहा है, क्या आप एक लोगों से भी एक आग्रह करते हैं इस लॉकडाउन के चलते? मैं सारे लोगों से यही अपील करती हूँ इस लॉकडाउन के चलते कि अपने घर में ही रहें। हर सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो घर में ही हर सुविधा आपको घर में ही पहुँचा रही है। अब जैसे हमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम में उन्होंने हॉस्पिटल पहुँचा दिया, तो वो हर एक सुविधा आपको घर में ही अवेलेबल दे रही है, तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही क्या है। हमें मतलब ई पास तक घर में पहुंचा रही है, इतनी मतलब हर सुविधा दे रही है, तो आप अपने घर में ही रहे और सुरक्षित रहेंगे। ये महिला जिन्हें आपने सुना, लेबर पेन के चलते इन्हें एकाएक अस्पताल जाना पड़ा, जिसके लिए ई पास की जो सुविधा है वो इनके लिए किसी देवदूत से कम साबित नहीं। देखिए, ई पास का जो पूरा कंसेप्ट है वो है कि किसी को हमारे दफ्तर ना आना पड़े और सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी केसेस में डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में ई पास दिया जा रहा है। जब ये लॉन्च किया गया था, आइडिया यही था कि जो घर में अर्जेंसी वाले केस हैं, स्टार्टिंग में देखा गया कुछ लोग डीसी ऑफिस आ रहे थे, उनको कुछ वेट करना पड़ा। उसी चीज़ को ठीक करवाने के लिए हमारी कोशिश ये रही कि ई पास को लॉन्च किया जाए। कुछ 22 दिन पहले ये ई पास लॉन्च किया गया और अभी तक 450 से ज़्यादा इसकी क्लियरेंसेस की जा चुकी हैं। इस पूरे मैकेनिज़्म के अंडर एक एलैबोरेट पूरा मैकेनिज़्म है, जिसमें नोडल ऑफिसर जो असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू हैं, रात को 2 बजे तक का हमने इनको टास्क दिया और रहता है कि रात को 2 बजे तक सारे आप केसेस डिस्पोज करें। कोशिश यही है कि जो एप्लीकेशन अर्जेंसी वाली जिस टाइम पर आती है उसको जल्दी से जल्दी परमिशन दी जाए। सर, जिस तरह से आपने बताया कि डे नाइट ये प्रोसेस चलता है और कितने जो लोग हैं
वो पेंडिंग लिस्ट में हैं, और क्या ये तय करता है कि कितनी ज़रूरत किस समय किस व्यक्ति को है, उसके आधार पे इसको जो है पासेस को इशू किया जाता है? देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका एक मकसद ही एक है कि किस तरीके से हम जो अर्जेंसी वाले केस हैं उनको कैसे डिस्पोज कर सकें। जैसे उधमपुर में देखा जाता है डायलिसिस के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, प्रेगनेंसी वाले केसेस हैं, उन सबको ऑन प्रायोरिटी जिस टाइम वो अप्लाई करते हैं और जिस तरह की नेचर है उनको परमिशन दी जाती है। इसके अलावा मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा, जो क्रिटिकल जितने केसेस हैं उनको ग्राउंड पे परमिशन है, उनको किसी तरह से आने की इजाज़त, रोकने की किसी को इजाज़त नहीं है। कोई क्रिटिकल केस जा रहा है तो ग्राउंड पे नाके पे क्लियरली ये चीज़ बताई गई है। बट जो कुछ ऐसे होते हैं जो शेड्यूलिंग की जाती है, जैसे डायलिसिस के पेशेंट ने परसों जाना है या 3 दिन के बाद जाना है, उनकी परमिशन वैसे प्रोसेस की जाती है। मैं समझता हूँ कि जो लेट नाइट भी कोई अर्जेंट परमिशन आती हैं उनको भी बड़ा संजीदगी के साथ जल्दी से जल्दी डिस्पोज करने की कोशिश की जाती है। ये सुना आपने डॉक्टर पीयू सिंगला को, जिनका साफ तौर पे ये कहना था कि प्रशासन निरंतर जो स्थानीय हैं उनके लिए प्रयास कर रहा है। मकसद जिसका एक है कि जो लोग हैं अपने घरों में रहें, अगर किसी तरह की कोई परेशानी उन्हें आती है तो प्रशासन से साझा करें। प्रशासन उनकी सेवा में सदैव तत्पर है ताकि इस कोविड-19 की जो चेन है उसे तोड़ा जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन दुबे के साथ सुमित शर्मा, गुलिस्तान न्यूज़, उधमपुर। कोरोना वायरस को हराने के लिए जरूरी लॉकडाउन के चलते देश के अन्य राज्यों में फंसे श्रमिकों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों को वापस लाने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने कल शाम नोडल अधिकारियों की तैनाती कर दी है। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में फंसे जम्मू कश्मीर के छात्रों की प्रदेश में वापसी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव BVR सुब्रमण्यम ने देश के अन्य राज्यों में फंसे श्रमिकों, विद्यार्थियों को प्रदेश में लाने के लिए स्पेशल ऑपरेटिंग प्रोसीजर तय किए हैं। इन SOP के तहत जम्मू कश्मीर के नोडल अफसर अलग अलग राज्यों से समन्वय बनाएंगे। नोडल अफसर की अनुमति के बिना जम्मू कश्मीर में आना या यहां से जाना संभव नहीं हो पाएगा। बिना आदेश सफर करने पर 21 दिन का क्वारंटाइन किया जाएगा। इसके साथ ही इस SOP में किसी भी राज्य के रेड जोन से कोई भी शख्स प्रदेश में नहीं आ पाएगा। श्रमिकों, विद्यार्थियों को प्राथमिकता पर लाया जाएगा जिनकी प्रदेश के प्रवेश द्वार लखनपुर में स्क्रीनिंग होगी। रेड जोन और नॉन रेड जोन से आने वाले लोगों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाएगा। रेड जोन से आने वाले लोगों को 21 दिन का एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन और नॉन रेड जोन वालों को 21 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया जाएगा। इसके साथ ही इस SOP में डिविजनल और डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी भी तय की गई है। सरकार ने, MHA ने, गृह मंत्रालय ने कुछ छूट दी है जिससे कि एक व्यवस्थित तरीके से अन्य राज्यों में फंसे हुए हमारे वर्कर्स जो हैं, हमारे फंसे हुए स्टूडेंट्स हैं, इनको एक नियंत्रित तरीके से अपने अपने राज्यों में भेजने का व्यवस्था करें। इस संदर्भ में उनके निर्देशानुसार हम लोगों ने एक अच्छी SOP कल रात को निकाली है। वो SOP जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया है, सबको मालूम है। उसके अंतर्गत हम लोगों ने एक वरिष्ठ अधिकारी, होम सेक्रेटरी जो हैं शालीन काबरा, वो पूरे स्टेट को नोडल कर रहे हैं। वो प्रदेश, भारत के बाकी सभी राज्यों और UT से संपर्क करके कोऑर्डिनेट करेंगे। 2 राज्यों के लिए, क्योंकि पहले से ही हम लोग छोड़ रहे थे, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, उनके लिए नोडल ऑफिसर अजीत साहू रहेंगे जो ओवरऑल लखनपुर मूवमेंट का देखभाल कर रहे हैं। हमारी उसमें प्रयास ये है कि अभी तक J&K का परफॉर्मेंस कोरोना के संबंध में काफ़ी अच्छा रहा है, संतोषजनक है, और हमें विश्वास है कि हम इसी तरीके से अगर चलता रहे इस राज्य को इस महामारी से बचाएंगे। ये जो 40,000 लोग आ रहे हैं, एक तो इनको, ये हमारी उम्मीद है करीब 30 और 40,000 के बीच में लोग हमारे बाहर फंसे हुए हैं, धीरे धीरे आएंगे। तो अभी यहाँ जो हमने निरीक्षण किया, यहाँ की व्यवस्थाएं अभी तक तो अच्छी थी, बल्कि ये जो भीड़ जो आएगी इसको भी एक व्यवस्थित तरीके से निकालें। तो हमारी यहाँ की कैपेसिटी करीब दिन में 3,000 के आसपास है। 3,000 यहाँ पर हमें JKSRTC बसें रखी हुई हैं, दिन में 100 बसें यहाँ से निकलती हैं, कश्मीर को भी, जम्मू के अलग अलग ज़िलों में भी, और इनको वहाँ जाके अपने ज़िलों में सुपुर्दगी में वहाँ के DC के यहाँ दे रहे हैं। तो इसके ऊपर अब एक और लेयर ये आ गया है कि जैसे हिमाचल जैसा राज्य है, ठीक है, वहाँ ये कोरोना का फैलाव थोड़ा कम है, लेकिन कई जगहों से लोग ऐसी जगहों से आएंगे कि जहाँ पर इसका फैलाव ज़्यादा है। लोगों ने पेपरों में देखा होगा कि पंजाब ने 2 हफ्ते के लिए एक बहुत ही सख्त से कर्फ्यू लागू कर दी है, क्योंकि वहाँ पर जो कोटा से स्टूडेंट्स या नांदेड़ से कुछ पिलग्रिम्स आए हैं, उनकी काफ़ी संख्या में कल पॉजिटिव्स आए हैं। तो हमारा भी एक चिंता का विषय है, कहीं
यात्रियाँ या रिटर्नीज के माध्यम से कुछ कैरियर्स स्टेट में आ जाएं, अगर सिम्टोमैटिक नहीं हो पता भी नहीं चलेगा। तो हम लोगों ने अभी ये तय किया है कि दिन में 3000 लोगों के हिसाब से निकालेंगे, और एक जो परिवर्तन हम पहले से अभी ला रहे हैं, जो बहुत बड़ा परिवर्तन है, 3000 लोगों का हर रोज इनकी हम 100% कोरोना की टेस्टिंग करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनकी क्या थर्मामीटर से टेम्परेचर चेकिंग होगी, प्रॉपर टेस्ट बाकायदा सैंपल लिया जाएगा, 24 घंटे के अंदर ये हमें पता चल जाएगा ये पॉजिटिव है या नहीं है। इसमें क्या है, हमको भी निश्चिंता होगी कि इनकी, इसके लिए आज तक इस लेवल हम पहुँचे भी नहीं है। 3000 की टेस्ट रोज़ सैंपल उठानी होगी, करनी होगी। यहाँ पर NHM के डायरेक्टर हैं, वो व्यवस्था कर रहे हैं। यही बातचीत चल रही थी कि अलग अलग राज्यों के लोगों को अलग अलग तरीके से यहाँ कैसे बांट के भेजें। ठीक है, जाँच टोटली फ्री जी, आज तक हमने किसी एक चवन्नी नहीं दी। ठीक है जी सर, वो लेबरर जो बाहर फंसे कब तक उम्मीद करें सर? वो ठीक है जी, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हमारी उम्मीद है कि पंजाब और हिमाचल में करीब करीब 15,000 हमारे भाई बंधु बच्चे फंसे हुए हैं, इनको पहले निकालेंगे क्योंकि ये बिल्कुल बगल में है, इनको लाना आसान है और ऑलरेडी सिस्टम चालू है। इनको पहले निकालेंगे। स्टूडेंट्स के लिए एक वेबसाइट बनाया गया हुआ है, लोगों वहाँ एंट्री कर रहे हैं बच्चे कि हम वापस आना चाहते हैं, उनको ग्रुप्स में करके, जैसे हम कोटा से ले आए, चंडीगढ़ हो, अलीगढ़ हो, भोपाल हो, धीरे धीरे ले आएंगे। बाकी स्टेट्स में जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, आप समझ सकते हैं कि दूरियां भी थोड़ी ज़्यादा हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गर्मी है, तो वहाँ से थोड़ी टाई अप करके नोडल ऑफिसर से, तो पहले ये भीड़ जो है करीब 7 दिन तक निकलेगी पंजाब और हिमाचल की, उसके बाद दूसरे राज्यों की। और हमारे तो कुछ फ़ोन तो केरला से भी आ रहे हैं, तमिलनाडु में भी हैं। अब उनके लिए इतना दूर क्या वो लोग बस में आएंगे, सड़क से आएंगे, मुझे विश्वास नहीं कि आ पाएंगे। चीफ सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर BVR सुब्रमण्यम और एडवाइजर टू J&K लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज लखनपुर का दौरा किया है। और आपको बता दें कि जितने भी लोग जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के जो सिटीजन हैं, जो बाहरी राज्यों में फंसे हुए हैं, उनके लिए एक खुशखबरी है कि उन लोगों को जल्द ही अब जम्मू कश्मीर में लाने की प्रक्रिया जो शुरू हो जाएगी, फेज मैनर में सारी प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। जिस तरह से BVR सुब्रमण्यम का कहना है कि पंजाब और हिमाचल से पहले ही लोगों को जम्मू कश्मीर लाने की प्रक्रिया शुरू है, ऐसे में बाकी राज्यों से भी संपर्क साध कर वहाँ से भी जम्मू कश्मीर में लोगों को लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उनका कहना है कि कोविड-19 से अभी तक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की लड़ाई जो है वो संतोषजनक है, और इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में अब जितने भी लोग बाहरी राज्यों से एंटर करेंगे, उन लोगों का कोविड-19 टेस्ट यानी कि कोरोना वायरस का जो टेस्ट है वो लखनपुर में ही कर लिया जाएगा और जल्द ही उनकी रिपोर्ट आने की संभावना है। उनका कहना है कि जितने भी लोग बाहरी राज्यों में फंसे हुए हैं वो थोड़ा धीरज रखें, जल्द ही जम्मू कश्मीर में सभी लोगों को लाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लिहाजा वो लोग लीगल वे से SOP को फॉलो कर लखनपुर से ही एंटर कर सकते हैं, किसी और रास्ते से इलीगल वो एंट्री ना करें। चलिए बात करते हैं जम्मू कश्मीर के भदरवा की। भदरवा में मीट के रेट और बुच्चड़खाने में खामियों के विरोध में कसाईयों ने अपनी दुकानें बंद कर विरोध जताया। इन कसाईयों का आरोप था कि जम्मू और कश्मीर के मुकाबले भदरवा प्रशासन ने यहां मीट का कम रेट निर्धारित किया है, जिससे उन्हें नुकसान झेलना पड़ रहा है, नुकसान हो रहा है। वहीं तहसीलदार जीशान ताहिर के मुताबिक बुच्चड़खानों में जो खामियां थी उन पर काम चल रहा है। प्रशासन मीट की गुणवत्ता और दाम को नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा है, जिससे कुछ कसाईयों में रोष नजर आ रहा है। वो जायज किस क्या तम नजर करो योर अंदर कड़न तो बनावन अस पंजाब पे माल जम्मू बापर तथ श्रीनगर तथ तो तुम करो पान नजर सनी क्या कम हिसाब। जिला पुंछ के अटोली पंचायत के लोगों ने BPL राशन कार्डों की जांच करवाने की मांग की है। इन लोगों के मुताबिक असर रसूख वालों के नाम BPL सूची में शामिल किए गए हैं, जबकि गरीब लोगों को APL सूची में रखा गया है। यही वजह है कि BPL वर्ग के उत्थान के लिए लोगों की गई योजनाओं का लाभ अमीर लोग उठा रहे हैं। इन लोगों के मुताबिक मौजूदा समय में भी सरकार द्वारा दिए जाने वाले मुफ्त राशन अमीर लोग ले रहे हैं और गरीब लोग फाकाकशी का शिकार हो रहे हैं। जो राशन गवर्नमेंट ने फ्री भेजा हुआ था कि हम लोगों को फ्री राशन भेजेंगे, 3 साल का जो है
AAY में बोलता था वो आज APL में बोल रहा है, जो BPL में बोल रहा था वो APL में बोल रहा है। ऐसे मसले में किसी की फैमिली साथ ही में नहीं, एक ही अकेला बोल रहा है। अगर 10 आदमी फैमिली के थे तो एक आदमी बोल रहा है। जैसे इस साइड में भी ये बेचारा गरीब है, देख लो इसकी हाल, ये कार्ड इनके हाथों में देख लो, अगर आप देख सकते हैं BPL के कार्ड बने हुए हैं इनके हाथों में, तो लिहाजा जिन्होंने इसको तो कला कौमे जिन्होंने कार्ड दिया है, इसको APL में कर दिया है। गरीब शख्स हैं लोग। और ऐसे ऐसे केस जो मेरे गांव के हैं, तकरीबन 25 काटूंगा, ये इसी टाइम में ऊपर और नीचे कर, ये हमें पता चलना ये AD ऑफिस से काम होता है या कि मंडी तहसील से होता है। AD साहब को फोन करते हैं तो वो कुछ और जवाब देते हैं, वो कहते हैं जी ये नेट करता है। हमें क्या पता नेट पे कोई इंसान बैठता है, कोई जाहिल है, कोई डंगर है। जो BPL लोग हैं, BPL वो लोग हैं जो अमीर लोग हैं, उनको BPL किया गया है। जो गरीब लोग हैं वो APL में रखे गए। APL का कोई राशन नहीं है। BPL को राशन देते हैं, 5 किलो राशन वो देते हैं और 1 किलो उसके साथ दाल देते हैं एक बंदे के लिए। वो लोगों को दे रहे हैं। ये मेरी गुजारिश है कि जितने भी लोग तहसील मंडी के लोग हैं, इनको चाहे वो APL हैं चाहे वो BPL हैं, एक तो ये लिस्टें चेक कराई जाएं। जो गरीब लोग हैं उनको BPL किया जाए, जो अमीर लोग हैं उनको APL में रखा। चलिए बात करते हैं जम्मू कश्मीर के डोडा की, क्योंकि डोडा से लगभग 22 किलोमीटर दूर गांव धार में लोग बेहद परेशान हैं, क्योंकि PDD विभाग डोडा धार के लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से वहां पर हालात बने हुए हैं। हालात इस तरीके से वहां पर खराब हैं कि जो बिजली की तारें हैं उन्हें पेड़ के साथ ही वहां पर बांधा गया है। खंबे यहां पर लाए गए थे, योजना खंभों की बनाई गई थी, पर वो खंबे कहां चले गए वो किसी को नहीं पता। जब PDD विभाग से लगातार वहां के लोगों ने शिकायत की, उसके बाद PDD विभाग ने इस पर कोई काम नहीं किया। अब लोग अपना रोष जता रहे हैं, लोग परेशान हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये तारें पेड़ों के साथ बांधी गई हैं, लोगों का यही कहना है कि ये तारें कभी भी नीचे गिर सकती है और इससे किसी न किसी की जान जा सकती है। तो अब लगातार जिस तरीके से ये तारें पेड़ पर बांधी है और उस पर जब विभाग से पूछा गया कि यहाँ पर खंभों की जो योजना बनाई गई थी वो कहाँ पर है, तो विभाग का इस ओर कोई उत्तर नहीं है। और अब आप सुनिए लोगों का क्या कुछ कहना है, जो लोग इस समस्या को वहाँ पर झेल रहे हैं। आम सी बात हो गई यहाँ पर। इसको तकरीबन 2 कि 3 साल जब से यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाए सर, हमारा ये धार में ट्रांसफार्मर लगाया तब से ये ऐसे ही पड़ी है तार। सब हमने तब से सर लाइन मैन से, फोरमैन से और जो बाकी यहाँ पर आए थे उनसे पोलों की क्या कहते हैं पोलों की मांग की, लेकिन सर पोल आए थे यहाँ पर। अब ये पता नहीं है वो पोल कहाँ डाले, लाइन मैन ने डाले, फोरमैन ने डाले, किसने डाले सर। ये 24 घंटे और 12 महीने हमें खतरा रहता है। पेड़ों पर दरख्तों पर पत्ते काटने होते हैं, कोई फल फ्रूट उतारना होता है। आप सर देख सकते हैं ये सभी ऐसे दरख्त हैं जिन पर हमें क्या कहते हैं पत्ते काटने होते हैं। और सर ये भी होता है, आप ये पीछे भी देख सकते हैं अखरोट के दरख्त के ऊपर से, सेब के दरख्त के ऊपर से तारें बांधी है सर। ये 24 घंटे खतरा ही खतरा होता है। और इसके अलावा भी सर्दियों में सर ये तार जब यहाँ से गिरी थी तो इनको यहाँ पर बहुत मुश्किलात हुई थी, बर्फ़ पड़ी थी, बारिश पड़ी थी। और इसके अलावा भी सर जब ये दरख्तों पर तार सड़ जाती है। चलिए इसी के साथ 5 के पंच में विराम लगाते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।